स्टोरी के आधे एपिसोड नोवेल वर्ल्ड पर और आधे एपिसोड स्टोरी वर्ल्ड पर अपलोड किए हैं और बाकी के एपिसोड में A1 स्टोरी चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। जिसको भी बाकी के एपिसोड सुनने हैं वो नोवेल्स वर्ल्ड पर और स्टोरी वर्ल्ड पर जाकर सुन सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 141 अनाइटल एपिसोड। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से मुझे तुम्हारी साथ ये सब करना पड़ रहा है जिसे तुम मुझसे दूर जाने की कभी कोशिश भी ना कर सको। जिसे सुन किट्टू अपने पीले चेहरे के साथ अभय गुस्से से देखी वो अपने रूंधे गले से बोली, अभी आप मुझसे दूर हो, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी लिटिल वाइफी, आई कांट कंट्रोल। तुम्हें आज मुझे झेलना होगा। इतना कह वह दोबारा से किट्टू की नाजुक सी कमर को अपने सख्त हाथों में पकड़ उसे अपने करीब कर जिसे दोनों के शरीर आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। वो अपनी बाहों समा उसके होठों को दोबारा से किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगा। अभय की तेज हरकतों की वजह से बाथटब का पानी छलक बाहर की ओर फ्लो पर गिरने लगा। कुछ ही पल में वॉशरूम में दोनों की तेज सांसों की आवाज के साथ पानी की भी आवाज गूंज रही थी जो अभय के पैशनेट हरकतों के बारे में बयां कर रही थी। कुछ घंटे बाद अभय का मास्टर बेडरूम। किट्टू बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी थी। अभय ने उसे अपना ब्लैक शर्ट पहनाया हुआ था, साथ ही ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। अभय बेड पर उसके पास ही लेटे हुए अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था। उसका छोटा सा खरगोश चेहरा नजर आ रहा था जिस पर साफ थकावट देखी जा सकती थी। वही अभय के चेहरे पर इस वक्त एक अलग चमक और अट्रैक्शन नजर आ रहा था। वह ब्लैंकेट से बाहर निकले किट्टू के छोटे से चेहरे अपने हाथों से सहला कुछ सोच रहा था। तभी अभय के नाइट स्टैंड पर रखा हुआ फोन बजा जिसे सुन अभय की आंखें पहले की तरह सर्द हो जाती है। वह नाइट स्टैंड पर रखे फोन को देखा जिसमें उसके असिस्टेंट रोहन का नाम शो हो रहा था। वह फोन को उठा अपनी वही कोल्ड वॉइस में बोला, हाँ बोलो। जिसे सुन दूसरी तरफ से रोहन हकलाते हुए बोला, बॉस आपकी 30 मिनट बाद इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जिसे सुन अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, कैंसिल दिस मीटिंग। जिसे सुन रोहन एक पल के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि मीटिंग इम्पोर्टेंट थी जिसे अभय ने खुद अरेंज करने के लिए बोला था। वो घबराते हुए बोला, बॉस मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। रोहन को उसकी बात काटता देख अभय अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा मीटिंग कैंसिल करो। इतना कह अभय फोन कट करने वाला था। तभी रोहन एक सांस में जल्दी से हकलाते हुए बोला, बॉस मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे अपने खुद अरेंज करने के लिए कहा था। फिर रोहन कुछ ऐसा बोला जिसे सुन अभय की आंखें एकदम सख्त हो जाती है। अभय अपनी ठंडी आवाज में बस हम बोल फोन कट कर दिया। तभी वो सो रही किट्टू को देखा। फिर वह क्लोजेट रूम में जा नॉर्मल कैजुअल कपड़े को कैरी करता है जिसमें उसके टी शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। उसकी नेक वी शेप में थी जिस वजह से अभय की मस्कुलर चेस्ट नजर आ रही थी। वह अपने रूम से निकाल स्टडी रूम की ओर चला जाता है। वहीं कुछ घंटे बाद किट्टू को होश आने लगा। वह नींद में ही बेड मूव कर कस मसाई लेकिन उसे अपने शरीर हिलाने से काफी ज्यादा दर्द हुआ जिससे उसकी चीख निकल गई। वह अपनी आंखों खोल बेड पर बैठ गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी उसकी नज़र अभय की यूरोपियन स्टाइल मास्टर बेडरूम पर गई। वह हैरानी से रूम को देख बोली, मैं यहाँ कब आई? मैं तो बाथरूम में थी। और हबी? वह अपनी नज़रें घुमा रूम के चारों तरफ देखी जहाँ से कोई नज़र नहीं आया। फिर वह बेड पर देखी। तभी उसकी नज़र खुद पर गई जहाँ उसने अभय का ब्लैक टी शर्ट सिर्फ कैरी किया हुआ था। उसकी छोटी से शरीर पर हर जगह अभय के दिए हुए लव बाइट निशान थे जिसे देख वो उसके ऊपर अपने हाथ रख उन्हें गुस्से से रगड़ जैसे उन लव बाइट को अपने शरीर से रगड़ अलग कर देगी। लेकिन उसके उलट उसकी दर्द से करहा निकल गई। जिसे महसूस कर किट्टू गुस्से से बोली, जिस लड़की को किसी चीज का दर्द नहीं होता था, नहीं कोई चोट लगती थी, लेकिन इस इंसान की हर एक दर्द मुझे क्यों महसूस होते हैं। वह अपने पेट के निचले हिस्से छुई। उसे अपने लोअर बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था
जिसे महसूस कर किट्टू की आंखें लाल हो गई। इस वक्त किट्टू बिल्कुल भी वो मासूम सी किट्टू नहीं लग रही थी। एक बार मुझे वह ड्रग मिल जाए उसके बाद मैं इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभय प्रताप राजवंश। वो गुस्से से बद से उठी लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं जिसे महसूस कर किट्टू खुद को संभाल बेड पर कुछ देर बैठ जाती है। यह इंसान नहीं जानवर है। जानवर लगता है इसे भी लैब में एक्सपेरिमेंट कर बनाया गया है। तभी किट्टू की नज़र नाइट स्टैंड पर रखे फोटो फ्रेम पर गई। जब भी वो अभय के पर्सनल विला आई थी उसने वह फोटो फ्रेम को हर बार देख था जिसके बारे में उसने अभय से पूछा था, लेकिन अभय ने उसे कुछ भी नहीं बताया। उस फोटो फ्रेम में 30 साल के आसपास की औरत की फोटो थी, लेकिन वह देखने में काफी ज्यादा यंग जवान लग रही थी। उस औरत के साथ 2 बच्चे थे। दोनों लड़कों के चेहरे पर मुस्कुराहट और वह सब कैमरा की तरफ देख मुस्कुरा रहे थे, जिसे देख किट्टू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसे फोटो फ्रेम को उठा कुछ पल देख बोली, सॉरी आंटी, इतना कह वो गुस्से से फ्लो पर फेंक दी। फिर उस स्टैंड पर रखे नाइट लैंप को भी उठा जमीन पर फेंक देती है। वो खुद के दर्द को इग्नोर कर अपनी जगह से उठ अभय के रूम के सारे एक्सपेंसिव चीज को उठा फ्लो पर फेंक रही थी। इस वक्त क्लीन रूम का उसने रूम का पूरा कचरा कर डाला था। वही अभय अपनी स्टडी रूम में था। इस वक्त अभय लेदर की चेयर बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ठंडा थे। वही वीडियो कॉन्फ्रेंस जो लोग बैठे थे वह अभय से किसी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बॉस, हम जो ड्रग पर कम कर रहे हैं, सिर्फ हमसे एक चीज छूट रही है और वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। हमने मैम के फॉर्मूले के हिसाब से सब कुछ उस किया। 142 किट्टू की पावर सबके सामने यूज करन। लेकिन किट्टू जब से आई थी तब से बहुत कुछ बदल गया था। उसने अपने बॉस को जलते हुए देखा था। दूसरे लड़कों से यहाँ तक अपनी उम्र से ले डाउट करते हुए देखा कि वो अपनी वाइफ से ज़्यादा बड़े तो नहीं। फिर अपनी लिटिल मैम के लिए उन्हें देहरादून का सबसे महंगा कॉलेज खरीदते हुए देखा और किसी लड़की अपनी लिटिल मैम के नखरे उठाते हुए देखा है, जो आज तक किसी लड़की को नज़र उठा भर देखता नहीं था। आज वह अपनी लिटिल वाइफ के लिए पॉसेसिव पागल थे। आज वह अच्छे से जान चुका था मैं उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो वह सोच भी नहीं सकता। तभी वह अभय की आवाज़ से होश में, ये अब कितनी देर तक बंद रहेगा? मेरी लिटिल वाइफ को बाहर लेकर आओ। इतना कह वह ऑपरेशन रूम का दरवाजे को लात मारा, जिसे देख रोहन चौक अभय को पीछे करते हुए बोला, सर आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह करेंगे तो वह अच्छे से लिटिल मैं का चेकअप नहीं कर पाएंगे। जिसे सुन अभय अपने दांत पीस बोला, इन्हें इतना टाइम लगता है लिटिल वाइफ को चेक करने में? इन्हें जल्दी बोलो लिटिल वाइफ का चेकअप करें। डॉक्टर अजीत कहाँ मर गए? जिसे सुन रोहन हैरानगी से अभय को देखा। रोहन हालत खराब। कुछ ही मिनट बाद फिर अभय को इस तरह हरकतें करने लगा, जिसे देख रोहन को लग रहा था जैसे वो किसी बच्चे को संभालना रहा हो, न कि देहरादून के अभय प्रताप राजवंश को। तभी वहां पर डॉक्टर अजीत आए, जो अभय के फैमिली डॉक्टर थे। ये हॉस्पिटल अभय के देहरादून के अपने कई हॉस्पिटल में से एक था। डॉक्टर अजीत अभय के पास आ बोले, अभय क्या हुआ? क्या तुम्हारे दादाजी की तबीयत फिर से ठीक नहीं है? ये तुम्हें कोई फिर से प्रॉब्लम हुई? जिसे सुन अभय डॉक्टर अजीत को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी आंखें तो ऑपरेशन रूम के बंद दरवाजे पर थी। रोहन डॉक्टर अजीत के पास जा बोला, डॉक्टर लेडी बॉस का चेकअप चल रहा है। अच्छा हुआ आप आ गए, प्लीज आप जाकर मेम को चेक करें। जिससे सुन डॉक्टर अजीत रोहन को देखा, अपना सर हिल रोहन को देख बोले, हुआ क्या है? जिसे सुन रोहन खुद के मन में अभय को कोस बोला, मुझे भी थोड़ी पता। 12 बजे रात को उसे भी अचानक बुलाया गया है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अभय से पूछ सके। प्लीज डॉक्टर, आप मैम का चेकअप पहले करें। मैं चेकअप उसी का करने आया हूँ। डॉक्टर अजीत की बात सुन अभय गुस्से से डॉक्टर अजीत को देख बोला, तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से जा मेरी बीवी का चेकअप करो और उसे होश में लाओ। अभय को बात सुन डॉक्टर्स और रोहन हैरान थे। अभय को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि सामने खड़े डॉक्टर अजीत उसके डैड की उम्र के हैं।
उसे बस उसकी लिटिल वाइफ सही सलामत उसके पास चाहिए थी। तभी रोहन डॉक्टर को माफी भरी नजरों से डॉक्टर अजीत को देख बोला, सॉरी डॉक्टर, आप बॉस के नाटुआ को तो अच्छे से जानते हैं। जिसे सुन डॉक्टर अजीत कुछ न कहे अपना सर हिला दिया। तभी डॉक्टर अजीत के पीछे खड़ा जूनियर डॉक्टर बोला, सर। जिसे सुन वो जल्दी से ऑपरेशन रूम के अंदर एंटर किए। दरवाजा बंद हुआ। डॉक्टर अजीत को गए कुछ देर हुआ ही था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ। सामने का नज़ारा देख रोहन की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अचानक से ऑपरेशन रूम का दरवाजा बाहर की ओर टूट हवा में उड़ रोहन की तरफ आया। अपनी तरफ उस दरवाजे को आते हुए देख रहा था। तभी कोई उसे उतनी ही फुर्ती से खींच देता है। किसी के खींचे जाने से वह शौक से बाहर आ उस शख्स का सहारा लिया। इस चक्कर में दोनों का बैलेंस बिगड़ा। इसी के साथ दोनों फ्लो पर जा गिरे। रोहन का होठ किसी नर्म चीज से जा टकराया। वह हैरानगी से सामने देखा तो जैसे मानो उसे साक्षात नरक के दर्शन करे हो, क्योंकि उसके हाथ इस वक्त अभय के होठों से जा मिले थे। तभी अभय गुस्से से रोहन को दोनों हाथों से दूर झटका, जिससे रोहन सीधे फ्लो पर जा फेंकाया। रोहन दर्द से चीखते हुए अपने कमर को पकड़ बोला, मेरी कमर। राक्षस इंसान बचा ही क्यों जब उससे ज्यादा दर्द देना था। आह मेरी कमर। इतना कह वह सामने अभय को देखा, जिसके चेहरे के भाव सर्द थे। वह ऑपरेशन रूम की ओर बढ़ रहा था, जिसे देख रोहन होश में आया। तुरंत ऑपरेशन रूम देखा। उसके चेहरे के भाव सीरियस हो गए। रोहन भी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो ऑपरेशन रूम का दरवाजा देखा। अगर अभय सही वक्त पर नहीं घिंचता तो वो घायल हो चुका होता, लेकिन अभय की किस, वो तुरंत अपने दिमाग को झटक उसे रूम की ओर बढ़ा, जो कि मैटर काफी सीरियस था। आखिर दरवाजा कैसे टूट सकता है। वो लोग हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पर थे। अभय की वजह से इस फ्लोर को पूरा खाली करवा दिया गया था, जिस वजह से यहाँ पर सिर्फ अभय के गार्ड और वह लोग थे। अभय रोहन के पीछे उसके गार्ड रूम में एंटर किया। अभय के प्रोटेक्शन के लिए साथ अंदर गए, लेकिन सामने नज़ारा देख सभी की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अंदर का नज़ारा काफी ज्यादा खौफनाक था। सारे डॉक्टर घायल अवस्था फ्लो पर गिरे हुए थे और कुछ किट्टू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वही किट्टू उन्हें अपनी लाल हो चुकी आंखों से देख रही थी। इस वक्त वह अपने डरावने चेहरे के साथ उन सभी डॉक्टर को देखा। अपनी सर्द आवाज में बोली, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। इतना कह डॉक्टर को अपने हाथों की पावर से ऊपर उठा फ्लो पर फेंकी, जिसे देख रोहन की आंखें बड़ी थी। उसे अचानक चक्कर आने लगे। वो अपनी आंखों को मलहा में सपना देख रहा हूँ या लिटिल मेम सच में कोई जादू कर रही है। ये असलियत नहीं हो सकता, ये सपना ही हो सकता है। ये 21 सेंचुरी है, हाउ कैन बी पॉसिबल। इतना कह अपनी आंखों को दोबारा मला। वही अभय अपनी जगह पर खड़े हो ये सब देख रहा था। उसकी नज़र सिर्फ किट्टू के चेहरे पर, जो डरी हुई नज़रों से सबको देख अपने आप से दूर कर रही थी। तभी अभय की आंखें मशीन हार्ट रेट पर गई, जो नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा तेज दिखा रही थी। तभी उसकी नज़र फिर से किट्टू पर गई, जो डर से सहमी हुई थी और डॉक्टर को देख बार बार चीखे जा रही थी, कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं सभी को मार डालूंगी। अभय अपने कदम किट्टू की ओर बढ़ाया। किट्टू के पास जा पता। तभी अभय के गार्ड अभय के आजू बाजू फेल किट्टू पर गन तान देते। डॉक्टर अभय के पास आ बोले, सर आप इनके पास मत जाइए, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, एक चुड़ैल है। उस डॉक्टर की बातें सुन अभय अपनी लाल आंखों से उस डॉक्टर को देखा। उसका गला दबोच ऊपर उठा दिया, जिसे देख वो डॉक्टर डर गया। प्लीज सर छोड़ो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी चुड़ैल बोलने की। इतना कह उसके गले पर पकड़ मजबूत कर दबाया, जिस वजह से वह डॉक्टर अभय की पकड़ में तड़पने लगा। उसे लगा उसका गला टूटा, वह अब मरने वाला हो। तभी रोहन अभय को उस डॉक्टर से दूर किया। बॉस प्लीज उसे छोड़ दीजिए, वह मर जाएगा। जिसे सुन अभय अपनी लाल आंखों से रोहन को देखा, जिसे देख रोहन डर से अपनी जगह से पीछे हो जाता है। अभय तुरंत उस डॉक्टर को खुद से दूर झटका और अपने गार्ड को लाल आंखों देखा, जिसे देख गार्ड का हेड विकी कहते हुए बोला, पर बॉस वहाँ खतरा है। वो मैम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते।
अभय अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरे सामने से हटो वरना कोई भी यहाँ खड़े होने लायक नहीं बचेगा। जिसे सुन सभी गार्ड अपना सर नीचे करे अभय के सामने खड़े रहे। अभय अपने कदम किट्टू की ओर बढ़ाया। अभय किट्टू को देखा जिसकी हालत वो देख पाया, जो बेड पर डर से कैपते हुए खुद में सिमटी हुई थी। वो सभी डॉक्टर को देख पैनिक कर बोली, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। लेकिन अभय उसी तरह किट्टू तरफ बढ़ा। किट्टू अभय को अपने पास आता हुआ देख सामने टेबल पर रखे इंस्ट्रूमेंट को उठा अभय की तरफ हवा में फेंका। अभय तुरंत साइड हो उसी तरह किट्टू की तरह बढ़ा, लेकिन तो भी किट्टू नहीं रुका, जिसे देख किट्टू अपने हाथों की पावर से सामने रखा नाइट स्टैंड उठा अभय की तरफ करी, जो सीधा उड़ते हुए गया। लेकिन अभय इतनी ही फुर्ती से नीचे झुका जिससे वह नाइट स्टैंड फ्लोर पर जाकर गिरा। वही सभी लोग ये देखे किट्टू के पास गए और तुरंत उसके हाथों को पकड़ लिया, जिसे देख अभय की आंखें लाल हो गई। वह तुरंत अपनी गरजती हुई सर्द आवाज में बोला, छोड़ो उसे, और वह किट्टू के पास जा उतनी फुर्ती से उसे अपनी बाहों में भर लिया। किट्टू अभय की पकड़ में छटपटाते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोली, मुझे छोड़ो। लेकिन अभय उसी तरह अपने करीब किया और उसके पीठ को सहलते हुए बोला, शांत लिटिल वाइफ, बिल्कुल शांत। जिसे सुन किट्टू अपनी लाल आंखों से अभय को देखी, जो पहले उसकी आंखों में इस तरह देख उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, अब सब ठीक है, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। जिसे सुन किट्टू कुछ पल अभय की आंखों में देखती रही। 143 अभय की बाहों में सुकून, जो बेड पर डर से कैपते हुए खुद में सिमटी हुई थी। वो सभी डॉक्टर को देख पैनिक कर बोली, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। लेकिन अभय उसी तरह किट्टू तरफ बढ़ा। किट्टू अभय को अपने पास आता हुआ देख सामने टेबल पर रखे इंस्ट्रूमेंट को उठा अभय की तरफ हवा में फेंका। अभय तुरंत साइड हो उसी तरह किट्टू की तरह बढ़ा, लेकिन तो भी किट्टू नहीं रुका, जिसे देख किट्टू अपने हाथों की पावर से सामने रखा नाइट स्टैंड उठा अभय की तरफ करी, जो सीधा उड़ते हुए गया। लेकिन अभय उतनी ही फुर्ती से नीचे झुका, जिससे वह नाइट स्टैंड फ्लोर पर जाकर गिरा। वही सभी लोग ये देखे किट्टू के पास गए और तुरंत उसके हाथों को पकड़ लिया, जिसे देख अभय की आंखें लाल हो गई। वह तुरंत अपनी गरजती हुई सर्द आवाज में बोला, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, छोड़ो मेरी लिटिल वाइफी को। जिसे सुन सब अपनी जगह डर से कांप जाते हैं। अभय किट्टू के पास जा उतनी फुर्ती से उसे अपनी ओर कर उसे बाहों में भर लिया। किट्टू अभय की पकड़ में छटपटाते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोली, मुझे छोड़ो। लेकिन अभय उसी तरह अपने करीब किया और उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, शांत लिटिल वाइफ, बिल्कुल शांत। जिसे सुन किट्टू अपनी लाल आंखों से अभय को देखी, जो उसकी आंखों में उसी तरह देख उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, अब सब ठीक है, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। जिसे सुन किट्टू कुछ पल अभय की आंखों में देखती रही। किट्टू की लाल आंखें अब धीरे धीरे नीली होने लगी थी। वह अभय की बाहों में शांत हो गई। वह अपना चेहरा ऊपर उठा अभय को देख बोली, हबी। जिसे सुन अभय उसी तरह उसे देख अपना चेहरा हमें हिला बोला, या लिटिल वाइफ। किट्टू दोबारा से अभय को उसी तरह देख बोली, हबी, या लिटिल वाइफी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास हूँ। जिसे सुन किट्टू अचानक से अभय की कमर पर अपने दोनों हाथ लपेट उसकी एब्स पर अपना चेहरा छुपा रोते हुए बोली, हबी ये सब बुरे, इन्हें यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ, ये बहुत गंदे हैं, यह मुझे इंजेक्शन लगा अंधेरी कमरे में ले जाएंगे और मुझे शॉक देंगे, मुझे नहीं जाना। जिसे सुन अभय की आंखें सख्त हो गई। वो गुस्से से अपनी नजरें उस रूम में घुमा सर्द नजरों से उन डॉक्टरों को देखा। जिसे देख वह डॉक्टर डरते हुए बोले, सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह होश में आते साथ पैनिक करने लगी, तब हम उन्हें इंजेक्शन दे रहे थे। वो किट्टू की पीठ पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे सहला बोला, लिटिल वाइफी, किसी की भी हिम्मत नहीं वह तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सके, तुम सेव मेरे पास हो। जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा अभय के एब्स पर रब करते हुए बोली, नहीं नहीं अभी मैंने बोला ना, आप इन्हें भगाओ। इतना कह वह अभय के सीने में से अपना चेहरा निकाल उन डॉक्टरों को देखी, जो उसे ही सब अजीब नजरों से देख रहे थे।
किट्टू तुरंत अभय के सीने में अपना चेहरा छुपा पहले की तरह रब करते हुए बोली, अभी मैंने कहा ना आप इन्हें यहाँ से निकलो। निकलो। वहीं अभय किट्टू की आवाज में पहले की तरह पैनिक करता महसूस कर उसे फिर से शांत करते हुए बोला, ठीक है, ठीक है, उन्हें निकाल रहा हूँ। फिर वह पीछे मुड़ अपनी सर्द आवाज में बोला, गेट लॉस्ट एवरीवन। जिसे सुन पीछे खड़े डॉक्टर डरते हुए बोले, सर यह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, आप इस दूर रहिए, आपको इसे खतरा है। वहीं उनके पीछे खड़े सीनियर डॉक्टर अजीत अजीब नजरों से किट्टू को देख रहे थे। अपनी नजरें किट्टू से हटा सामने खड़े सभी डॉक्टर को देख बोले, मेरा ऑर्डर है, रूम से सभी बाहर निकले। जिसे सुन एक डॉक्टर बोला, पर सीनियर डॉक्टर अजीत यह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, यह एक वो इससे आगे कुछ बोल पाता तभी एक गोली उसके माथे को चीर निकल जाती। जिसे देख सारे डॉक्टर हैरानी से सामने अभय को देखे जो बिना उनकी तरफ देख उसे डॉक्टर का इल्म मार चुका था। अभय इस वक्त कैजुअल किट्टू के पास खड़ा था जैसे उसने कुछ किया ही ना। अब उन्हें किट्टू से ज्यादा अभय से डर लग रहा था, जो इंसान के रूप में किसी राक्षस से काम नहीं था। अभय अपने गार्ड को देख बोला, सिर्फ 2 मिनट है, तुम लोग के पास इन सभी कचरे को बाहर निकालो वरना तुम सबको मौत से। जिसे सुन गार्ड तुरंत सारे डॉक्टर को उसे रूम से बाहर निकाले। अभय उसी तरह उसे शांत कर बोला, देखो लिटिल वाइफ, मैंने सभी को भगा दिया। जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा सामने निकाल देखी जहां उसे कोई नजर नहीं आया। अभय उसका चेहरा ऊपर उठा, उसके छोटे से चेहरे को अपनी शांत एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए उसके गालों को सहला बोला, लिटिल वाइफ तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? जिसे सुन किट्टू कोई भी रिएक्शन नहीं देती। जिसे देख अभय कुछ ना बोल पहले उसके गालों को सहला, उसके माथे और गालों को चूमते हुए उसे फिर से हग कर बेड पर आ गया। वो किट्टू को अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहला रहा था। वही किट्टू को अब अभय के सीने में उसे एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर सो चुकी थी। अभय अपने शांत एक्सप्रेशन के साथ इस वक्त छत की सीलिंग को घूर रहा था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसी के साथ वो किट्टू के बालों को सहला रहा था। तभी अभय की जेब में रखा फोन बजा, जिसे सुन अभय की बाहों में किट्टू नींद में कसमसाए। जिसे महसूस कर अभय के भाव सर्द हो गए। वो अपने फोन को गुस्से से पेंट की जेब से निकाल फोन की स्क्रीन को घूरा। उसकी फोन की स्क्रीन में डॉक्टर अभिजीत का नाम शो हो रहा था। अभय फोन को रिसीव कर अपनी ठंडी आवाज में बोला, अगर तुमने किसी बकवास चीज के लिए फोन किया होगा, आज तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन होगा। इतना कह वो किट्टू को सही पोजीशन में सुला उसके बालों को सहलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ का डॉक्टर अभिजीत वो इस वक्त इतना ज्यादा एक्साइटेड था, जिस वजह से उसने अभय की बातों को इग्नोर कर खुश होते हुए बोला, तुम पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम मुझे मारने का प्लान खुद ड्रॉप करोगे। अभय में मैंने वो, तुम बकरी तरह करना बंद करो वरना मैं फोन कट कर रहा हूँ। जिसे सुन दूसरे तरफ के अभिजीत का मुंह बन जाता है। वो जनता था अभय सच में फोन कट कर सकता था, इसलिए वह जल्दी बोला, डॉक्टर अभय हमने वो ड्रूज तैयार कर लिया है। आपको पता है आपने जो ब्लड दिया था वह नॉर्मल नहीं है, उसी की वजह से आज वह ड्रग बना पाए। जिसे सुन अभय की पकड़ फोन पर कस गई। 144 वो मिल चुकी हैं। क्रूर अभय। जिस वजह से उसने अभय की बातों को इग्नोर कर खुश होते हुए बोला, तुम पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम मुझे मारने का प्लान खुद ड्रॉप करोगे। अभय में मैंने वो, तुम बकरी तरह करना बंद करो वरना मैं फोन कट कर रहा हूँ। अभय की सर्द आवाज सुन दूसरे तरफ के अभिजीत का मुंह बन जाता है। वो जनता था अभय सच में फोन कट कर सकता था, इसलिए वह जल्दी बोला, डॉक्टर अभय हमने वो ड्रूज तैयार कर लिया है। आपको पता है आपने जो ब्लड दिया था वह नॉर्मल नहीं है, उसी की वजह से आज वह ड्रग बना पाए। जिसे सुन अभय की पकड़ फोन पर कस गई। अपने उसे ब्लड को टेस्ट करने के लिए कहा था, मैं आज लैब में उसी को टेस्ट कर रहा था, लेकिन आज मैंने कुछ वक्त ड्रग के साथ भी किए थे, लेकिन गलती से वह ब्लड गिरा, साथ ड्रग टेस्ट ट्यूब भी गिरा, दोनों जब साथ में मिले, जिस वजह से उसे केमिकल का रंग बदलने लगा। जिसे देख मैंने उसे माइक्रोस्कोप के जरिए ग्लास वॉच में देखा।
वो ब्लड पूरी तरह उस केमिकल में मिक्स होती उसका रंग बदल रहा था। हमसे जो एक चीज छूट रही थी वो कुछ और नहीं, यही ब्लड था। वो उसे आगे बोल बता पाता तभी अचानक से फोन कट जाता है, जिसे सुन डॉक्टर देव हैरानी से फोन को देखा। देव हैरानगी से फोन की स्क्रीन को देख बोला, मेरा फोन काट दिया क्या? इस पागल राक्षस इंसान को मेरी बात सच नहीं लगी। वह दोबारा से अभय को कॉल लगाया, लेकिन फोन दोबारा से काट दिया गया। लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं थी अभय को दोबारा फोन लगाने की। वह अच्छे से जानता था अभय का नेचर कैसा है। वह मुंह बनाते हुए बोला, भाड़ में जाए, इससे मुझे क्या। इतना कि वह अपनी हाथों में पकड़ी उस छोटे से कांच की जार को देखा जिसमें वही ड्रग था। अभय अपने फोन को कटकर पेंट की जेब में रख अपनी बाहों में आराम से सो रही किट्टू को देखा। वही एक शख्स डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहने जल्दी जल्दी अपने केबिन की ओर जा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त काफी ज्यादा अजीब से थे। वह तुरंत केबिन के अंदर जा अपने डेस्क पर रखे फोन को देखा और वह तुरंत उसे उठा एक नंबर को डायल किया। फोन कनेक्ट हो रिंग किया, तभी फोन की दूसरी तरफ से फोन रिसीव हुआ। तभी उधर से एक मर्दाना आवाज आई, बोलो कैसे याद किया इतनी सालों बाद? जिसे सुन वो डॉक्टर घबराते हुए बोला, वह मिल गई, वह मिल चुकी है। जिसे सुन दूसरे तरफ के शख्स की पकड़ फोन पर कस गई और वह अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम बोलना क्या चाहते हो? आपके रिसर्च लैब से जो हमारी लड़की भाग चुकी थी, जिसे हमने मरा हुआ सोचा था, वो जिंदा है। जिसे सुन दूसरी का शख्स अपनी जगह से जैसे खड़ा हो अपनी डरावनी आवाज में बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है, मैंने उसे आज अपनी आंखों के सामने देखा और उसकी पावर्स उससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वो कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ। जिसे सुन वो डॉक्टर कुछ बोलने को होता है, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और एक शख्स उस डॉक्टर को आवाज देते हुए बोला, डॉक्टर अजीत आपको अभय सर बुला रहे हैं। जिसे सुन डॉक्टर अजीत घबरा जाते हैं, उनके हाथों से फोन छूट जाता है। वह घबराते हुए पीछे देखे जहां अभय के आदमी थे। वह तुरंत अपने माथे का पसीना पोंछ बोले, मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है? हमें नहीं पता, बॉस ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। जिसे सुन डॉक्टर अजीत बात को टाल मना करने वाले थे, मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन अभय के आदमी उसी तरह खड़े थे, जिसे देख उन्होंने खुद को शांत कर उनके साथ चल गया। वहीं दूसरी तरफ लंदन में एक शख्स फोन में चिल्लाते हुए बोला, हेलो हेलो, मुझे बताओ वो कहाँ है? लेकिन फोन कट चुका था। जिसे देख वह फोन की स्क्रीन को गुस्से से घूर दोबारा उस नंबर पर फोन लगाए, लेकिन फोन रिंग कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी फोन रिसीव नहीं करता। जिसे देख वो शख्स गुस्से से उस फोन को फेंक बोला, आखिर वह है कहाँ? वह चिल्लाते हुए बोला, एलेक्स एलेक्स जल्दी यहाँ आओ। तभी एक आदमी दौड़ते हुए वहां पर आया, जी बॉस, तुरंत इंडिया जाने के लिए जेट रेडी करो, हम इंडिया जा रहे हैं और डॉक्टर अजीत के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, वह इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहे हैं? जी बॉस, इतना के एलेक्स वहां से जा चुका था। वही वह शख्स अपने रूम की बड़े से विंडो के पास जा खड़े हो उस ऊंची सी बिल्डिंग से नीचे देखा। इस वक्त रूम में अंधेरा था, सिर्फ उसकी गहरी काली आंखें शो हो रही थी। तभी उसके फोटो पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बहुत छुप लिया, अब बिल से निकलने की बारी आ चुकी है तुम्हारी। अस्पताल की डेड बॉडी रखने वाले मुर्दाघर तरफ, जहां की लाइट डिम के साथ भूख भाग कर रही थी। साथ ही वहां का माहौल काफी ज्यादा डरावना था। वहीं पर अभय सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, साथ ही उसके गार्ड अभय के पीछे फैले हुए थे। तभी दो गार्ड डॉक्टर अजीत को भी अपने साथ लेकर आते हैं। मुझे छोड़ो, मैंने कहा, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इतना कह वह गुस्से से उन्हें देखें। तभी किसी की डरावनी आवाज सुनाई दी, मैंने बुलाया है इसलिए ये लाए गए हो। जिसे सुन डॉक्टर अजीत सामने देखे जहां अभय अपने एरोगेंट ओरा के साथ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा बैठा हुआ था। पर क्यों? इतना कहा वह सामने देख तो उस मुर्दाघर वहां पर और भी डॉक्टर और नर्स थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, यह सब वही डॉक्टर और नर्स थे जो उस वक्त किट्टू का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर अजीत अभय के फैमिली डॉक्टर थे।
जिस वजह से वो अभय के सामने बोल पा रहे थे, वरना बाकी तो एक कोने में डर के चुपचाप खड़े थे क्योंकि उनके में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अभय के सामने कुछ बोल सके। तभी रोहन अभय के पास जा बोला, बॉस मैम के इलाज के वक्त जितने भी डॉक्टर और कर्मी उस फ्लो में थे, सभी को यहाँ पर ले आया गया है। जिसे सुन अभय बिना किसी इमोशन के सोफे पर अपने चलते हुए उंगलियों को हिलाते हुए इंडेक्स फिंगर से रोहन को वहां से हटाने का इशारा किया। जिसे समझ रोहन तुरंत अभय के पीछे जा खड़ा हो जाता है। वहां पर खड़े डॉक्टर अजीत और उन सभी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभय का ऑरा और भी ज्यादा डरा रहे थे। एक तो ये हॉस्पिटल का मुर्दा घर था, जिस वजह से ज्यादा डरावना और ठंडा था। डॉक्टर अजीत गुस्से से अभय को देख बोले, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? फिर डॉक्टर अजीत थोड़ा सोचते हुए बोले, क्या तुम हमसे ये चाहते हैं कि हम तुम्हारी बीवी, आई मीन बीवी नहीं, वह तो इंसान ही नहीं है, क्या वह कोई चुड़ैल या कोई क्रीचर्स है? क्या तुम चाहते हम उसकी सच्चाई छुपाए? तभी उसे मुर्दा घर में गोली चलने की आवाज गूंजी। जिसे सुन डॉक्टर अजीत अपने आंखें बड़ी कर शौक हो अभय को देखें, क्योंकि अभय ने एक डॉक्टर को शूट कर मार दिया था, जो डॉक्टर अजीत के बिल्कुल सामने था। गोली उनके बाजू से होकर गई थी। वही बाकी डॉक्टर मौत के खौफ से अभय को देखे। डॉक्टर अजीत अभय को देख कुछ बोलते, तभी अभय अपने गन को अपने उंगलियों में घुमा डॉक्टर अजीत को देखा। अपनी डरावनी डार्क वॉइस ने बोला, मैंने कब कहा तुम सब चुप रहो? मुझे जब सबको अच्छे से चुप करने आता ही है, तो मुझे इसकी जरूरत थी क्या? इतना कह अभय डरावने तरीके से सभी को देखा। जिसे देख वहां पर खड़े सभी लोग कांप उठे। तभी लगातार गन चलने की आवाज आए और वहां पर जितने 10 से 15 डॉक्टर और नर्स वह मौत के घाट उतार दिए जा चुके थे। डॉक्टर अजीत के पैर डर से कांप साथ नहीं दे रहे थे। वो कहते हुए बोला, अभय तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गैरकानूनी, तुमने खून किया है, तुम जेल जाओगे। अभय डॉक्टर अजीत को देख डरावने तरीके से मुस्कुरा बोला, ये देहरादून है जहां अभय प्रताप राजवंश के बोले हुई बातें कानून में चलती है। तो फिर इतना कह वह डॉक्टर अजीत की तरफ अजीत पॉइंट किया। वो अपने कांपते हुए जबान से बोले, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारी मॉम डैड का फ्रेंड हूं और तुम लोग पर्सनल डॉक्टर, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। जिसे सुन अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। जिसे देख डॉक्टर अजीत खुद को बचाते हुए बोले, तुम जिसके लिए तुम ये कर रहे हो, अगर तुम्हें उसकी सच्चाई हाँ पता 145 लिटिल वाइफी कौन है? मुझे जब सबको अच्छे से चुप करने आता ही है, तो मुझे इसकी जरूरत थी क्या? इतना कह अभय डरावने तरीके से सभी को देखा। जिसे देख वहां पर खड़े सभी लोग कांप उठे। तभी लगातार गन चलने की आवाज आए और वहां पर जितने 10 से 15 डॉक्टर और नर्स वह मौत के घाट उतार दिए जा चुके थे। डॉक्टर अजीत के पैर डर से कांप साथ नहीं दे रहे थे। वो कहते हुए बोला, अभय तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गैरकानूनी, तुमने खून किया है, तुम जेल जाओगे। अभय डॉक्टर अजीत को देख डरावने तरीके से मुस्कुरा बोला, ये देहरादून है जहां अभय प्रताप राजवंश के बोले हुई बातें कानून में चलती है। तो फिर इतना कह वह डॉक्टर अजीत की तरफ अजीत पॉइंट किया। वो अपने कांपते हुए जबान से बोले, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारी मॉम डैड का फ्रेंड हूं और तुम लोग पर्सनल डॉक्टर, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। जिसे सुन अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। जिसे देख डॉक्टर अजीत खुद को बचाते हुए बोले, तुम जिसके लिए तुम ये कर रहे हो, अगर तुम्हें उसकी सच्चाई हाँ पता चलेगी तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन वो उसे आगे कुछ बोल पता, तभी गोली चलने की आवाज गूंजी। 2 से 3 गोली डॉक्टर अजीत को सीने में जा लगी, जिसे डॉक्टर अजीत सीधे फ्लो पर जाकर गिरे। अभय बिना किसी इमोशन के अपनी जगह से खड़े हो गन को अपनी कमर पर खोंज अपने कदम आगे की ओर बढ़ा। तभी डॉक्टर अजीत अभय के पैरों को मजबूती से पकड़े। जिसे देख अभय का ओरा सर्द हुआ। वो अपनी जलती हुई नजरों से डॉक्टर अजीत को देखा। रोहन उन्हें साइड करने को हुआ। तभी डॉक्टर अजीत अजीब तरीके से मुस्कुरा अभय को देख बोले, मैंने सुना है तुम अपनी मॉम के कातिल को अभी भी ढूंढ रहे हो। तब क्या हो जिसकी तुम सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हो? वही तुम्हारी मॉम के मरने की वजह हो।
उसी ने तुम्हारी माँ को मारा हो। डॉक्टर अजीत अच्छी तरीके से मुस्कुरा जी, तभी उनकी पकड़ अभय के पैरों से छूट गई और वह सीधे फ्लो पर चाय गिरे। वो मर चुके थे। वही डॉक्टर अजीत की बातें सुन अभय का चेहरा एकदम सर्द हो चुका था। वो तुरंत नीचे झुक डॉक्टर अजीत का कॉलर पकड़ अपनी डरावनी आवाज में बोला, क्या बोला तूने? मेरी वाइफ, मेरी मॉम को किसने मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल वाइफ को मेरी मॉम का कातिल बोले कि? तेरी हिम्मत कैसे हुई? आखिर कौन है मेरी मॉम का कातिल? बोल कमीने। लेकिन डॉक्टर जी अजीत के पास से कोई भी जवाब नहीं आया क्योंकि वह मर चुके थे। अभय उनका कॉलर पकड़े हिलाते हुए बार बार बोले जा रहा था, बताओ कौन है मेरी मॉम का कातिल? लेकिन वो इस तरह हिल बेजान उसकी पकड़ में थे। तभी रोहन आ गया डरते हुए बोला, बॉस वह मर चुका है। जिसे सुन अभय अपनी लाल आंखों से रोहन को देखा, जिसे देख रोहन डर से अपने कदम पीछे लिया। अभय गुस्से से डॉक्टर अजीत का कॉलर झटक गुस्से से उस डेड बॉडी को लात मार मुर्दा घर से वह बाहर की ओर गया। वहीं रोहन जाते हुए अभय को देख जल्दी में पीछे खड़े गार्ड को देख बोला, क्लीन दस मेस। इतना कह वह डेड बॉडी इसको देख फिर तुरंत अभय के पीछे गया। अभय अपनी डरावनी ऑरा के साथ अस्पताल की कॉरिडोर में चल रहा था। रोहन भी अभय कदमों के पीछे चलने की कोशिश कर रहा था। तभी अभय अपनी शर्द आवाज में बोला, अभी तुरंत हर्षवर्धन जी से कांटेक्ट कर मेरी मीटिंग फिक्स करो। जी से सुन रोहन हैरानी से अभय को देखा, लिटिल मैम के दादाजी से? लेकिन बॉस अभी तो रात के 12:30 बज रहे हैं। इस वक्त जिसे सुन अभय डरावनी नजरों से देखा, जिसे देख रोहन अपना सर हमें हिलाया। हर्षवर्धन जी को कॉल लगाया। वही हर्षवर्धन जी जो अपने रूम में सो रहे थे। पहले रिंग में फ़ोन बजाने से उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़ोन के बार बार रिंग करने से उनकी नींद खराब हो गई। वो नींद में गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोले, सी इस वक्त रात को कौन कॉल कर सकता है? इतना कहा वह अपने हाथ बैग से लेते हुए ही नाइट स्टैंड की ओर बढ़े। ले फ़ोन की स्क्रीन को देखे जहां नंबर शो हो रहा था, लेकिन नंबर के डिजिट किसी आम नंबर से काफ़ी अलग थे। हर्षवर्धन जी मिलिट्री में रह चुके थे तो वह यह अच्छे से जानते थे कि स्पेशल डिजिट वाले नंबर किसी आम इंसान के नहीं हो सकते। हर्षवर्धन जी फ़ोन उठा बोले, हेलो कौन? तभी उधर से अभय की ठंड आवाज़ सुनाई दी, लिटिल वाइफ कौन है? तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया जिसे हर्षवर्धन जी तुरंत अपनी जगह उठ अपनी उसी तरह नाइट सूट पहने में रूम से बाहर निकले। कुछ देर बाद सुनसान रोड पर कार चला रहे थे। वहीं हॉस्पिटल में अभय अपने फ़ोन को कटकर वो किट्टू के वार्ड में गया। इस वक्त वो वार्ड में काफ़ी सन्नाटा था। किट्टू को हॉस्पिटल बेड पर सुकून से सो रही थी। अभय खुद में सिमट सोते हुए मासूम चेहरे को देखा। उसके चेहरे को अपने अंगूठे से सहलाया। तभी उसके दिमाग में डॉक्टर अजीत की बातें गूंजी, वो कातिल है। जिसे अभय के हाथ तुरंत किट्टू के चेहरे से दूर हो गए और अपने हाथों की मुट्ठी कस लिया। वो बिना किसी इमोशन के किट्टू को अपनी गोद में लिए। हॉस्पिटल से बाहर इस वक्त वह पार्किंग लॉट में था। किट्टू को अपनी गोद में लिए कार में बैठा रोहन का दरवाजा बंद किया। कार अपनी रफ्तार पकड़ रोड पर निकल चुकी थी। रात की 2 बजे बज रहे थे। रोड पर काफी सन्नाटा था। तभी करों का काफिला रोड पर एक साथ रुका। वही हर्षवर्धन जी तुरंत अपनी कार से निकले, उन कारों की तरह बढ़े। तभी रोहन अभय की कार से निकाल हर्षवर्धन जी को देख ग्रीड करते हुए अभय की तरफ बढ़ा और फिर पीछे की सीट का दरवाजा खोला। अभय अपने लंबे पैर बाहर निकाला। कार से बाहर निकाल वह अपनी सूट को ठीक कर अपनी ठंडी नजरों से सामने खड़े हर्षवर्धन जी को देखा। हर्षवर्धन जी गुस्से से अभय को देख कार की तरफ झांकते हुए बोले, अभय कहाँ है वो? तुमने उसके साथ क्या किया? वो मासूम है। लेकिन तभी रोहन कार का दरवाजा बंद कर देता है, जिसे देख हर्षवर्धन जी उसे घूरे। लिटिल वाइफ जहाँ भी है, जैसे भी है, वो अब सिर्फ मेरी है और वह ठीक हो या ना हो, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे इतना जाना है, लिटिल वाइफ कौन है? क्यों आपने उसे इतने सालों तक पूरी दुनिया से छुपा के रखा? और मुझे अच्छे से पता है वह आपके बेटे विराज सिंघनिया की बेटी नहीं है, और अगर वो उसकी बेटी नहीं है तो फिर वह आपकी बेटी होगी। लेकिन आपकी बेटी ने तो कभी भी शादी नहीं की थी और एक मिशन की डेथ हो चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूँ लिटिल वाइफ कौन है?
जिसे सुन हर्षवर्धन जी के हाथों की मुट्ठी कस गई। अभय, तुम क्या कहना चाहते हो? आप अच्छे से जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी वजह से आप लिटिल वाइफ को शुरू से मुझसे दूर करके रखना चाहते थे। अभय, तुमने उसके साथ क्या किया? वह इस वक्त कहाँ है? मेरी बात करो उसे। 146 वो सिर्फ मेरी है। हर्षवर्धन जी गुस्से से अभय को देख कार की तरफ झांकते हुए बोले, अभय कहाँ है? वो तुमने उसके साथ क्या किया? वो मासूम है। लेकिन तभी रोहन कार का दरवाजा बंद कर देता है, जिसे देख हर्षवर्धन जी उसे घूरे। लिटिल वाइफ जहाँ भी है, जैसे भी है, वो अब सिर्फ मेरी है और वह ठीक हो या ना हो, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे इतना जाना है, लिटिल वाइफ कौन है? क्यों आपने उसे इतने सालों तक पूरी दुनिया से छुपा के रखा? और मुझे अच्छे से पता है वो आपके बेटे विराज सिंघनिया की बेटी नहीं है, और अगर वो उसकी बेटी नहीं है तो फिर वह आपकी बेटी होगी। लेकिन आपकी बेटी ने तो कभी भी शादी नहीं की थी और एक मिशन की डेथ हो चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूँ लिटिल वाइफ कौन है? जिसे सुन हर्षवर्धन जी के हाथों की मुट्ठी कस गई। अभय, तुम क्या कहना चाहते हो? आप अच्छे से जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी वजह से आप लिटिल वाइफ को शुरू से मुझसे दूर करके रखना चाहते थे। अभय, तुमने उसके साथ क्या किया? वह इस वक्त कहाँ है? मेरी बात कराओ उसे। मैंने कहा ना, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब वो मेरी है। अभय, वो कोई सामान नहीं है जो तुम्हारी हो जाएगी। मेरी बात को बदलने की कोशिश मत करो। एक बात याद रखना, अभय प्रताप की चीज जो एक बार उसकी हो जाए तो वो उसकी होती है, और लिटिल वाइफ भी तो मेरी चीज लीगली मेरी वाइफ है, और मेरा हक बनता है मैं उसके बारे में सारी सच्चाई जानूं। वही हर्षवर्धन जी अपने हाथों की मुट्ठी कस लिए। वो अच्छे से जानते थे अभय जैसा चालाक आदमी उनकी बातों में जल्दी नहीं आने वाला। हर्षवर्धन जी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अभय को देख बोले, आखिर तुम जाना क्या चाहते हो, जिसकी वजह से तुमने सुबह तक का भी इंतजार नहीं किया? कल तुम्हारी दादाजी एनिवर्सरी पार्टी थी, हम वहां पर भी यह बातें कर सकते थे, लेकिन यह मेरी लिटिल वाइफ से रिलेटेड है, और जितनी इम्पोर्टेंट वो मेरे लिए है उतनी उसे रिलेटेड उसकी बातें। लेकिन तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुमसे दूर जाना चाहती है। क्यों उसे अपने साथ जबरदस्ती रखे हुए हो? छोड़ दो उसे। जिसे सुन अभय अपनी सर्द नज़र से हर्षवर्धन जी को देखा, अपने हाथों की मुट्ठी कस लिया। अब तुम उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? ऑल अबाउट माई लिटिल वाइफी। जिसे सुन हर्षवर्धन जी फिर अपनी नजरें गार्ड और रोहन को देखें, जिसे देख अभय अपनी ठंडी आंखों से उन्हें लिख दिया, जिसे समझ रोहन और गार्ड काफी ज्यादा दूरी पर जा खड़े हुए। तभी हर्षवर्धन की गहरी सांस ले बोले, तुम्हें पता चल गया होगा, हमारी बच्ची वह नॉर्मल लड़की नहीं है। और तुमने सही कहा ना, वो हमारे बेटे की बच्ची है और नहीं हमारी बेटी की। जब हमारी बेटी एक मिशन से घर वापस आई थी तो उनके साथ छोटी सी 8 साल की मासूम से दिखने वाली डरी सहमी हुई एक बच्ची थी। तब हमारी बेटी मिलिट्री में सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी। तभी उन्हें किट्टू मिली थी। उन्होंने बताया था हमें अपनी पहचान, ये पता चला कि वह जी मिशन पर है, उसमें पर यह पता लगा है कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी उन्हें बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट होने वाली। तभी अभय अपने सख्त चेहरे के साथ बोला, क्या लिटिल वाइफ और मॉम का कोई रिलेशन है? जिसे सुन हर्षवर्धन जी हैरानी से अभय के चेहरे को देख रहा था। हर्षवर्धन अभय को देख बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी मॉम और हमारी किट्टू का क्या लेना देना? अभय बड़ी गौर से हर्षवर्धन जी को देख बोला, मैं चाहूंगा आपने जो भी मुझे बताएं वह सब सच हो। अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो आप मुझे अभय प्रताप राजवंश को अच्छे से जानते हैं। मैं आपके पूरी पुस्तों को बर्बाद करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाऊंगा। वह अपनी कार की तरफ बढ़ गया। रोहन तुरंत अभय की तरफ का दरवाजा खोला और अभय कार में बैठे सामने देखा, जहां किट्टू आराम से अभी भी सो रही थी। कुछ देर में उन दोनों की कार एक दूसरे के कार को क्रॉस करते हुए चली गई। हर्षवर्धन जी खिड़की से अभय की जाती हुई कार को देख गहरी सोच में थे। तभी वह गहरी सांस ले बोल, मैं नहीं चाहता तुम्हारे सामने वह सच्चाई आए। सुबह का वक्त तक विला।
अक वॉशरूम से शावर ले अपनी वी शेप कमर पर ग्रे टॉवल लपटे हुए वॉशरूम से बाहर आया। वो अपने सर के बालों को मिनी टॉवल से पोंछते हुए एक नज़र बेड पर देखा, जहां आहरा सो रही थी, जिसे देख वह अपने कदम क्लोजेट की ओर बढ़ा दिया। वही आहरा ब्लैंकेट के अंदर छुपे हुए अपने आप को अच्छे से ढक खुद में बोली, आज मैं इस हरी आंखों वाले बिल्ले के साथ कहीं नहीं जाने वाली। जब देखो तब मुझे यह अपने ऑफिस ले जाता है और फिर किसी सीसीटीवी कैमरे की तरह मुझ पर हर वक्त नज़र रखे रहता है। आज मैं भी नहीं जाऊंगी। तभी एक वाइट शर्ट और उसके नीचे ब्लैक पेंट, हाथों में एंटीक वॉच पहनते हुए आहरा को देखा, जो पूरी तरह ब्लैंकेट से छुपी हुई हिल रही थी, जिसे देख अक के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। वो अपनी दबे कदमों से बेड की तरफ जा ब्लैंकेट को पकड़ एक ही झटके में खींच दिया और जोर से चीखा, बेबी डॉल तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। वही आहरा हड़बड़ा के सामने बेड पर बैठ देखी तो उसके सामने एक का सख्त चेहरा था। आहरा गुस्से से अक को देखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे उठाने की? मैं सो रही थी ना और मुझे अभी सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है। हटो मेरे सामने से। इतना कह वो ब्लैंकेट पकड़ी, लेकिन अक अपनी पकड़ ब्लैंकेट पर कसते हुए उसे दूर कर बोला, ना ना बेबी डॉल तुम गलत बोल रही हो, तुम्हें अब सोना नहीं, तुम्हें अब मेरे साथ कंपनी जानी है। वो मुंह बनाते हुए बोली, मेरी मर्जी, में नहीं जाना चाहती तो मुझे फोर्स नहीं कर सकते। जिसे अब अक चेहरे के भाव सख्त हो गया। वो आहरा के जबड़े को पकड़ उसके चेहरे के एकदम करीब जा बोला, बेबी डॉल आज तक मैंने तुम्हें कभी अच्छे से फोर्स नहीं किया, लेकिन फोर्स क्या होता है मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ। इतना कह वह अपने सख्त होठ उसके कॉलर बोन पर रख चूमने की जगह बाइट कर लेता है। 147 बेहकता दिल। वो अपनी दबे कदमों से बेड की तरफ जा ब्लैंकेट को पकड़ एक ही झटके में खींच दिया और जोर से चीखा, बेबी डॉल तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। वही आहरा हड़बड़ा के सामने बेड पर बैठ देखी तो उसके सामने एक का सख्त चेहरा था। आहरा गुस्से से अक को देखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे उठाने की? मैं सो रही थी ना और मुझे अभी सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है। हटो मेरे सामने से। इतना कह वो ब्लैंकेट पकड़ी, लेकिन अक अपनी पकड़ ब्लैंकेट पर कसते हुए उसे दूर कर बोला, नो नो बेबी डॉल तुम गलत बोल रही हो, तुम्हें अब सोना नहीं, तुम्हें अब मेरे साथ कंपनी जानी है। जिसे सुन वह मुंह बनाते हुए बोली, मेरी मर्जी, में नहीं जाना चाहती तो मुझे फोर्स नहीं कर सकते। जिसे सुनक चेहरे के भाव सख्त हो गया। वो आहरा के जबड़े को पकड़ उसके चेहरे के एकदम करीब जा बोला, बेबी डॉल आज तक मैंने तुम्हें कभी अच्छे से फोर्स नहीं किया, लेकिन फोर्स क्या होता है मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ। इतना कह वह अपने सख्त होठ उसके कॉलर बोन पर रख चूमने की जगह बाइट कर लेता है, जिसे सोना दर्द से कराह उठी। वह भुरके के अक को देखी, लेकिन अक को उसकी नज़र से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने दोनों हाथ हार के आजू बाजू रख उसके ऊपर आते हुए वह अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, फोर्स करना क्या होता है मैं तुम्हें अभी डेमो दे सकता हूँ। इतना के उसके होठों पर झुक उन्हें छूमने के लिया हुआ, लेकिन तभी आहरा अपने दोनों हाथ अक के सीने पर रख अपनी पूरी ताकत लगा उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, दूर रहो बदतमीज इंसान। इतना के वह तुरंत अक को धक्का दे अपने ऊपर से हटा बेड से कूद वॉशरूम की ओर भागी। तुरंत वॉशरूम के अंदर जा दरवाजा बंद कर ली, जिससे अक अंदर ना जा सके और दरवाजे से ठीक गहरी गहरी सांस लेने लगी। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था, उसे गर्मी लग रही थी। वह अपने हाथों से अपने चेहरे को हवा दी। उसे क्या हो जाता है जब भी अक उसके करीब आने से वह कैसे बेहक सकती है। वही बाहर अक उस बंद दरवाजे को घूर अपन सर्द आवाज में बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, मुझे डाइनिंग एरिया में तुम मेरे पास रहनी चाहिए, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा और मेरी बातों को तुम अच्छे से जानती हो, धमकी नहीं। इतना कह वो रूम से बाहर चला गया। वहीं एक ऑर्डर सुन वॉशरूम के अंदर खड़ी आहरा मुंह बनाते हुए बोली, घमंडी इंसान, कहाँ मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिया करती थी। इतना के वो जल्दी से शावर लेने चली गई। उसे अच्छे से पता था अगर उसने उसकी बातों को इग्नोर किया तो फिर अक जो बोला था वह करके रहेगा। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल अक न्यूज पापा पकड़े हुए बैठा था। तभी उसे सीरियो से आहरा पीच कलर के कुर्ती के साथ ब्लू डेनिम जीन्स कैरी किए, पैरों में जूती और उसके गीले बाल खुले हुए थे। आहरा का ये लुक देख अक देखता रह गया।
तभी आहरा डाइनिंग टेबल की तरफ मुंह बनाते हुए बोली, क्या बेशर्म की तरह हर वक्त अपनी इन हरी हरी आंखों से घूरते रहते हो। जिसे सुना ईविल स्माइल के साथ बोला, मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, ना किसी और की प्रॉपर्टी को। मेरा तुम पर तुमसे भी ज्यादा हक है। इतना के वह अपना हाथ आगे बढ़ा आहरा की कलाइयों को पकड़ एक झटके से अपनी ओर खींचा, जिससे आहरा सीधे अक की गोद में जा गिरी। ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। लेकिन अक को जैसे आहरा की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह सर्वेंट को ब्रेकफास्ट लगाने का इशारा किया। आहरा को शर्म आ रहा था, उसकी गोद में उसी तरह कसमस आ रही थी। जिसे देखा आहरा की नेक पर अपनी हॉट को रख रब करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, बेबी डॉल, अगर तुम इसी तरह मूव करते रही तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। फिर मैं तुम्हें सबके सामने किस और उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। जिसे सुन आहरा की आंखें बड़ी हो गई। वो जानती थी अक कितना ज्यादा बेशर्म इंसान है। कुछ देर बाद वह लोग ब्रेकफास्ट कर कंपनी के लिए निकल चुके थे। कार कंपनी में पहुंच चुकी थी। अक आहरा का हाथ पकड़े हुए लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसने इस वक्त अपने 23 फ्लो का बटन ना टिप 22 फ्लो का बटन प्रेस किया। जिसे देख आहरा हैरानी से बोली, ये तो तुम्हारा ऑफिस का फ्लो नहीं है, ये तो वह फ्लो है जिसमें रिनोवेशन चल रहा है, जिसका डिज़ाइन तुम मुझसे जबरदस्ती करवाते रहते थे, जबकि मैं आर्किटेक्चर डिजाइनर नहीं हूँ। पता नहीं तुम्हें उस फ्लो में क्या बनाना है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी, वह फ्लो जिसे तुम रेनोवेट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता वह तुम्हारे कंपनी के हिसाब से सूटेबल है। जिसे सुनक कुछ नहीं बोला। खुद को इग्नोर होता देख सोना का मुंह बन गया। मत बताओ मुझे क्या। इतना कह गुस्से से मुंह फेर ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अक का रोज का था उसे अपने साथ कंपनी लाना। वह हर वक्त उसे पर सीसीटीवी की तरह नजर रखता, वो जिस वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाती थी। उससे अच्छा वह विला में रहती है, वह अपनी मर्जी की तरह जी तो पाती थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा 22 फ्लोर पर खुला। अक रोही का हाथ पकड़े हुए उसे लेकर गया। वह लिफ्ट से बाहर आई थी, तभी अक अचानक से रुक गया। वहीं आहरा ना समझी मैं उसे देखी। तभी अक अपने पैंट की जेब से एक रिबन निकाला और वह आगे बढ़ा आहरा की आंखों को बांधा। जिसे देख आहरा घबराते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अक उसकी बातों का कोई जवाब न दे, उसकी आंखों पर पट्टी बांध। जिसे देख आहरा उस पट्टी को पकड़ निकालने की हुई, तभी उसे अक की सर्द आवाज सुनाई दी, इसे निकालने की हिम्मत मत करना बेबी डॉल, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। इतना कह वह उसकी आंखों पर अच्छे से पट्टी बांधना और उसके हाथों को पकड़ फिर से चलना चालू करा। जिसे महसूस कर आहरा घबराते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगी। तुमने मेरी आंखों में पट्टी क्यों बंद है। वही आहरा को लड़खड़ाते हुए देखा। अचानक से वो आहार को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे वह कुछ देख नहीं पा रही थी। ऐसी हरकत होती है, कहीं से कोई इस तरह देखना ले। वो उसकी गोद में चटपटा गोली, तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ो। जिसे सुनक उसे अच्छे से अपनी गोद में उठा बोला, बेबी डॉल घबराओ मत, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। ज्यादा चुड़ैलो तारांकन पर किया तो यही 22 पर फ्लो से तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। तभी अक बड़े से कांच गिलास के डोर को ओपन किया। वही हो जाती है।